नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सेंगर एंड आई एम फाउंडर ऑफ फिट माई हार्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स को ईईसीपी ट्रीटमेंट देने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नॉर्मली होता क्या है भाई, ब्रेन स्ट्रोक होता है तो किसी को बता के तो नहीं आता। जब ब्रेन स्ट्रोक होता है तो होने के बाद सबसे पहले जो हॉस्पिटल में एक ये होता है, पेशेंट स्टेबल हो जाता है। लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के बाद जो हमारे ब्रेन की जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, उसके बाद कई सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। जैसे कोई ऑर्गन है वो या तो पैरालाइज हो जाता है, कई बार हमारी वॉइस अच्छे से नहीं निकलती, कई बार हमारी बॉडी अपना बैलेंस अच्छे से नहीं बना पाती, हमारा जो मोटर फंक्शन है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला जो ब्रेन का हिस्सा है वो हिस्सा डैमेज हो जाता है। और उसके बाद जब रिकवरी शुरू होती है, हम रिहैबिलिटेशन के लिए जाते हैं, तो एक जो कॉमन चीज़ चलती है दवाओं के साथ में, वो चलता है फिजियोथेरेपी। ऑब्वियसली फिजियोथेरेपी के बहुत फ़ायदे होते हैं, बट आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईईसीपी ट्रीटमेंट। ईईसीपी ट्रीटमेंट के बारे में कि ब्रेन स्ट्रोक को ईईसीपी ट्रीटमेंट देने से क्या फ़ायदे होते हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो ईईसीपी ट्रीटमेंट ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट में मिरेकल की तरह काम करती है। इनफैक्ट जितने स्लो रिजल्ट हार्ट के पेशेंट को आते हैं, उससे बहुत तेज़ी से फास्ट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट में। बट फिर भी आई डोंट नो, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। बहुत कम पेशेंट ऐसे हैं जिनको इसके बारे में अवेयरनेस होती है, जानकारी होती है कि वो ईसीपी जैसे ट्रीटमेंट को ब्रेन स्ट्रोक के रिहैबिलिटेशन के लिए कंसीडर करें। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक का ऐसा कोई ट्रीटमेंट जो है वो तो हॉस्पिटल में जो भी एंटीकोगुलेंट्स दिए जाते हैं, जो खून का थक्का बन गया उसको डिसॉल्व करना, वो अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी है, राइट। लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस शुरू होती है वो ये कि जो डैमेज हिस्सा हो गया है उसकी रिकवरी कितनी तेज़ी से होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जितना फास्ट रिजल्ट हार्ट के पेशेंट को देखने को मिलता है, क्योंकि ईसीपी ट्रीटमेंट प्राइमरी रूप से हार्ट फेलियर, जिनकी पंपिंग कम हो जाती है, और हार्ट ब्लॉकेज के जो पेशेंट होते हैं, जिनको चलने में एंजाइना होता है, उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ये ट्रीटमेंट हार्ट फेलियर के लिए और क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के लिए, ये रिफ्रैक्टरी एंजाइना के लिए, इसको यूएसए एफडीए ने अप्रूव किया हुआ है, राइट। लेकिन यहाँ पे हम चूंकि बात कर रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट के लिए, तो ब्रेन स्ट्रोक में रिकवरी फास्ट देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि हमारी जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं ना, वो जल्दी रीजनरेट हो जाते हैं कंपेयर टू जो हमारा मायोकार्डियम। कि हमारे बॉडी के अलग अलग वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनका जो एक रीजनरेशन का जो एक आप कह लीजिए कि जो स्पीड है, जो प्रोसेस है, जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे बॉडी में लीवर है ना, कितना भी डैमेज हो जाए वो पूरा रीजनरेट हो जाता है। इनफैक्ट लीवर ट्रांसप्लांट में एक छोटा सा पार्ट लगा दिया जाता है दूसरे का, और वो फिर से ग्रो होकर के पूरा लीवर बन जाता है। उसी तरीके से अगर हम हार्ट की बात करें, हार्ट में जो डैमेज हो जाता है लेकिन उसकी ग्रोथ बड़ी स्लो होती है। उसी तरीके से कुछ ऐसे भी वाइटल ऑर्गन्स अगर डैमेज हो जाते हैं एक लेवल से ज़्यादा, तो फिर वो रीजनरेट नहीं हो पाते। जैसे किडनी, जैसे पैंक्रियास, इसमें जो रीजनरेशन है बहुत स्लो होता है। लेकिन हमारे जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं उसमें रीजनरेशन रेट जो है वो हमारे मायोकार्डियम की तुलना में, हार्ट की तुलना में पहले से नॉर्मली काफ़ी तेज़ होता है। इसलिए क्या होता है कि जो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं उसमें रिकवरी बहुत तेज़ देखने को मिलती है। तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है ईईसीपी ट्रीटमेंट का ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट के लिए, कि जो हमारा सेरिब्रल ब्लड फ्लो है वो पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। क्योंकि स्ट्रोक के बाद जो हिस्सा डैमेज हो गया है वहाँ पर जब ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उसमें पहले से ही बहुत सारी ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो बनी है, जो पहले से काम नहीं कर रही है। जब वो ब्लड वेसल्स एक्टिवेट हो जाती हैं तो फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे नए टिश्यूज़ बनने लगते हैं। जब नए टिश्यू बन जाते हैं तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई पहले से ज़्यादा ऑटोमेटिकली हो जाती है, और वो हिस्सा हील होने के बाद काम करने लगता है। तो पेशेंट को जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, चाहे उसकी वॉइस नहीं आ रही है, चाहे कोई ऑर्गन पैरालिटिक हो गया, चाहे उसका मोटर फंक्शन कंप्रोमाइज हो गया, हर चीज़ में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट जितना फिजियोथेरेपी हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल में कराएंगे ना, उससे भी 4 गुना ज़्यादा रिजल्ट्स केवल 2 से 3 महीने में देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि ईईसीपी ट्रीटमेंट भी कोई एक बार का ट्रीटमेंट नहीं है, ये 1-1 घंटे का ट्रीटमेंट लगभग 35 से 40 दिन तक दिया जाता है। और उसके साथ में नॉर्मली ट्रीटमेंट देने के पहले और भी कई टेस्ट किए जाते हैं देखने के लिए कि पेशेंट ईईसीपी ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। अगर पेशेंट एलिजिबल होता है तभी ये ट्रीटमेंट किया जाता है, राइट। जो दूसरा फ़ायदा होता है पेशेंट को कि अगर एक बार स्ट्रोक हो गया है तो दूसरी बार उसको स्ट्रोक ना हो, क्योंकि हमारी जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं, जब वहाँ पे बहुत सारी नई आर्टरीज एक्टिवेट हो जाती हैं, तो अगर किसी एरिया में पहले से कोई ब्लॉकेज बना हुआ है, राइट, जो कि रप्चर होकर के ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन सकता है, तो क्या होता है वहाँ पे जब नई आर्टरीज अगल बगल से बन जाती हैं तो वो ब्लड को ले जाने के लिए एक नया रास्ता बना देती हैं। तो फ्यूचर में जो स्ट्रोक का रिस्क है, उस रिस्क को भी ये बहुत तेज़ी से कम करता है।
इसके अलावा जो हमारा मोटर फंक्शन है, ईसीपी ट्रीटमेंट उसको पहले से बहुत तेज़ी से इंप्रूव करता है, क्योंकि जो डैमेज हिस्सा है उसकी मसल्स रिकवर करने लगती हैं, वहाँ पे रीजनरेशन शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा फ़ायदा होता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि ईसीपी ट्रीटमेंट की वजह से हमारे बॉडी में 47% नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक वेसोडाइलेटर केमिकल है जो हमारे ब्लड वेसल्स को पहले से ज़्यादा चौड़ा कर देता है, और इसी की वजह से हमारे पूरे बॉडी के अंदर हज़ारों लाखों की तादाद में नई ट्यूब्स बनने लगती हैं, और ये ट्यूब्स, ये ब्लड वेसल्स हर एक ऑर्गन्स में बनती हैं। इसी को हम माइक्रो सर्कुलेशन कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड को ले जाने के लिए जो हमारा आफ्टर लोड है, जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो हमारा ब्लड प्रेशर लेवल भी कम हो जाता है। और ब्लड प्रेशर वैसे भी ब्रेन स्ट्रोक का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप ज़्यादातर केसेस में देखेंगे तो जिनको स्ट्रोक होता है उसका कारण ये होता है कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है, और अगर ब्लड प्रेशर एक बार कंट्रोल हो जाता है, कम हो जाता है, तो वैसे भी स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाता है। इसके अलावा ईसीपी ट्रीटमेंट की वजह से जो स्ट्रोक रिलेटेड फटीग है, क्योंकि जब एक बार स्ट्रोक हुआ तो स्ट्रोक की वजह से हमारा ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया। अब उसकी वजह से पेशेंट को बहुत फटीग फील होने लगती है, क्योंकि उसका शरीर भी साथ नहीं देता। और कई बार क्या होता है, कोई ऑर्गन अगर पैरालिटिक हो गया तो पेशेंट बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा बोझ की तरह फील करता है कि वो अब हिल नहीं पा रहा है, उसको पूरी तरह से दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। लेकिन क्या होता है कि जो स्ट्रोक रिलेटेड फटीग है, ईसीपी ट्रीटमेंट की वजह से पूरी बॉडी में जो एनर्जी का लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो पेशेंट ना केवल फिजिकली एक्टिव होता है, बट वो जो फटीग जिसको वो लंबे टाइम से कैरी कर रहा है उससे भी बाहर निकल पाता है। तो पेशेंट को बहुत अच्छा महसूस होता है इस ट्रीटमेंट के बाद। तो अगर आपकी फैमिली में भी कोई अगर ऐसे पेशेंट हैं तो पहले आप इस ट्रीटमेंट के बारे में R&D कीजिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये ऐसे पेशेंट मिले जिन्होंने ईसीपी ट्रीटमेंट को कंसीडर किया अपने स्ट्रोक के लिए, तो आपके लिए एक मैजिकल चीज़ होगी। क्योंकि नॉर्मली अगर आप ये सोचेंगे कि आपको कोई डॉक्टर बताएगा, क्योंकि ये ट्रीटमेंट एक मेन स्ट्रीम का ट्रीटमेंट नहीं है जिसके बारे में आपको कोई बता के जाएगा। कोई कहीं से सुना होता है, देखा होता है, या लोग अपनी R&D करते हैं, उसके बीच में लोगों को इस ट्रीटमेंट के बारे में पता चलता है, और लोग जब आकर के ट्रीटमेंट लेते हैं तब उनको रियलाइज़ होता है कि सबसे अच्छा ट्रीटमेंट तो यही था, राइट। लेकिन इसके बारे में कभी किसी ने चर्चा ही नहीं की। इसके अलावा ईसीपी ट्रीटमेंट से क्या होता है, जो हमारा कंजेटिव फंक्शन है वो बहुत तेज़ी से इंप्रूव होता है। तो हमारी जो मेमोरी है वो पहले से अच्छी होने लगती है, हमारी याददाश्त अच्छी होती है, हमारे ब्रेन का फंक्शन अच्छा हो जाता है, हमारा आसानी से चलने फिरने लगते हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रीटमेंट है, जिसको अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो उसको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए, सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए। और जब आप इसको करके देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कितना पावरफुल है, क्योंकि इसकी केस स्टडीज़ बहुत कम है। हालांकि अगर मैं रिसर्च पेपर की बात करूँ तो कई सारे ऐसे ट्रायल किए गए हैं, कई सारे ऐसे रिसर्च पेपर हैं जिसमें प्रूव किया गया है कि जो हमारा ओवरऑल कंजेक्टिव फंक्शन है, जो हमारी सेरेब्रल हेल्थ है, उसकी हेल्थ ईसीपी ट्रीटमेंट के बाद इंप्रूव होती है। बट अगेन रियल लाइफ में आप अगर देखने जाएंगे तो आपको ऐसी केस स्टडीज़ बहुत कम मिलेंगी। तो आपको अगर आपकी फैमिली में या अगर आपके साथ में अगर ऐसी चीज़ हुई है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने रिसर्च करें, ऐसे पेपर्स ढूंढें, ऐसे लोगों को ढूंढें जो इस प्रोसेस से गुजर के गए हैं। जब आप उनको देखेंगे ना तो आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, और सबसे अच्छा रिजल्ट तो तब मिलेगा जब आप इस रास्ते पे चल के देखेंगे। आपको चलेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। और अगर आप हमसे अपनी स्ट्रोक रिलेटेड किसी प्रॉब्लम के लिए सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो आप अपनी रिपोर्ट्स भेज करके हमारे डॉक्टर्स की टीम से आप ओपिनियन ज़रूर ले सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू अपनी कोई रिपोर्ट शेयर करते हैं तो हम उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं करते, हम आपको फ्री में आपको जो हमारे डॉक्टर्स की ओपिनियन है वो हम आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई वैल्यू दिखाई दी हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट कीजिए, अपने सवाल पूछिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।